नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं ज्योग्राफी जो कि पीटी स्पेशल है और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम देख रहे हैं जो कि पीटी स्पेशल और बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। यानी कहने का आशय हुआ कि इस लेक्चर में जो हम देख रहे हैं वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेक्चर यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 71वें यूपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आईपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए यूपीट्रिपलएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए विश्ववाइज ये भूगोल का अंक जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं और ये पीटी स्पेशल है जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप है। यानी इस नोट्स पर बेस्ड ऑन माइंड मैप जो कि जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, इस पर आधारित जो हिस्ट्री है उसके भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सारे लेक्चर जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं इंडेक्स यानी ज्योग्राफिक जो बेस्ड ऑन माइंड मैप हम देख रहे हैं उसके इंडेक्स का पूरा अवलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है 11 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इसमें देखें तो प्रथम 5 टॉपिक पर यानी मूलभूत जानकारी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज, यूनिवर्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना व चट्टान, महाद्वीपीय महासागर की उत्पत्ति, भू संचलन यानी प्रथम 5 टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में देखते हैं छठी जो इसमें टॉपिक है भू आकृतिक विविधता को देखते हैं। इसके बाद जो आगामी जितने भी टॉपिक हैं ये सारे बना के चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो ये महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण 10 टॉपिक इसमें भी हैं और उसमें 11 टॉपिक थी और इसके अलावा जो लास्ट में जो होगा वो PYQ होगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो कि यूपीपीएससी की पूर्व में पूछी गई परीक्षाओं पर आधारित होगा। तो यह लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें तो यह है यानी विश्व भूगोल के अंतर्गत जो भी अब तक पूर्व में जानकारी दी गई उसको आप एक गहन दृष्टि के अंतर्गत इसको पुनः एक बार आप देख लें। तो प्रथम लेक्चर की शुरुआत यहीं से होती है, विश्व भूगोल, भूगोल के विषय मूलभूत जानकारी। इस सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, इसको आप एक गहन दृष्टि के अंतर्गत इस सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो इस सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है जो कि पीटी एग्जाम के लिए यानी पीटी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह लेक्चर और ये नोट्स अति उपयोगी साबित हो सकता है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो ये सारे जो नोट्स हैं यानी सारे जो नोट्स है इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर इस चैनल पर अपलोडेड है। आज इसमें देखते हैं भू आकृतिक विविधता, ये आगामी यानी जो का छठा इसमें टॉपिक है और इसमें जो हम देखने जा रहे हैं इसको भी एक बार देख लें कि इस लेक्चर में क्या हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भू आकृतिक विविधता के अंतर्गत सप्तम पर्वत को देखेंगे, पर्वत के अंतर्गत ये जानकारी है और इसके बाद यानी पर्वत कितने प्रकार के हैं सारी जानकारी इसमें नहीं रहेंगी। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी विशेषता को भी हम देखेंगे। इसके बाद देखें इसमें यानी सारी जानकारी इस लेक्चर में कवर की जाएगी। विश्व के प्रमुख झीलें भी इसमें इस लेक्चर में नहीं होंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल को भी देखेंगे जो पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आगामी जो टॉपिक होगी साथ में जलवायु विज्ञान होगी यानी क्लाइमेट पर आधारित होगी। तो चलिए इस लेक्चर को देखते हैं जो कि आज का वर्तमान टॉपिक पर आधारित है यानी यह आज की टॉपिक है भू आकृतिक विविधता है। जबकि पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति की चर्चा करते समय हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया था कि पृथ्वी के धरातल के 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर क्या है वो स्थल है। तो इसके जल वाले भाग पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया। आज स्थल वाले भाग को हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसमें ध्यान दें तो पृथ्वी पर विद्यमान भू आकृतिक विविधता के अंतर्गत एक पर्वत आते हैं, पठार आते हैं और मैदान आते हैं। मैदान प्रमुख रूप से इन सबों को हम इस लेक्चर में देखेंगे यानी माउंटेन देखेंगे, पठार प्लेटो देखेंगे और मैदान यानी प्लेन देखेंगे इस लेक्चर में। तो पर्वत को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह। पर्वत पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसे उच्चावच हैं जिनका ढाल तीव्र और शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। ये पर्वत का डिफिनीशन है। ये अपने आसपास के क्षेत्र से इतने ऊंचे होते हैं कि वे दूर से ही स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। किसी भी पर्वत की चोटी को पर्वत का शिखर कहते हैं, इसकी चोटी को पर्वत का शिखर या पीक कहते हैं। इसके बाद पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण को देख लेते हैं यानी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा पर्वत का, पर्वत निर्माण का। तो पर्वतों के निर्माण तथा विकास में संपीड़न यानी कंप्रेशन की शक्ति यानी याद रखना है कि पर्वतों के निर्माण तथा विकास में संपीड़न यानी कंप्रेशन की शक्ति यानी कौन सी शक्ति है, कंप्रेशन या संपीड़न की शक्ति, तनाव टेंशन की शक्ति, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन, अपक्षय यानी अपर्दन और अपक्षय को पूर्व लेक्चर में हमने देख लिया है, ज्वालामुखी को हमने भी देख लिया है, संपीड़न शक्ति को भी पूर्व में हमने देख लिया है। तो इस सारी शक्तियों और क्रियाओं का प्रभाव होता है पर्वतों के निर्माण तथा विकास में। इनको मुख्यतः मौलिक या विवर्तनिक पर्वत
यानी इनके निर्माण में जो ये प्रक्रिया शामिल होती है इसके मौलिक पर्वत या विवर्तनिक पर्वत टेक्टोनिक माउंटेन्स जिसका निर्माण विभिन्न भू संचलनों के कारण होता है एवं अवशिष्ट पर्वत अवशिष्ट रेसिड्यूसल माउंटेन जो अपवर्तन की शक्ति से घर्षित होकर बनते हैं में विभाजित किया जाता है। यानी अवशिष्ट पर्वत जो है अपवर्तन की शक्ति से घर्षित होकर बनते हैं में इसको विभाजित किया गया। तो पर्वत का यहाँ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला ये मौलिक पर्वत ही है जो हमने मौलिक पर्वत के रूप में देखा। किसका निर्माण की मौलिक पर्वत या विवर्तनिक पर्वत टेक्टोनिक माउंटेन होते हैं और इसके लिए यह प्रक्रिया है। और इसी के रूप में देखें तो यह आपका जो है अवशिष्ट पर्वत जो है अपवर्तन की शक्तियों से घर्षित होते हैं। अपवर्तन की शक्ति को पूर्व में ही हमने देख लिया था। यहाँ पर एक बार पुनः देखना चाहे अपवर्तन की शक्ति को, तो अपवर्तन की शक्ति यहाँ है, ये अपक्षय है, अपक्षय यहाँ पर दिया गया है और अपवर्तन यह है। अपवर्तन की शक्ति से जो है यह अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसमें पूर्व लेक्चर में इसको समझ लिया है। हमने देखा कि अपवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं। नदी है, भूमिगत जल है, सागरी जल है, हिमानी है, परिहिमानी और पवन अपवर्तन के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। और जो इससे आकृतियां बनती हैं अपवर्तन या अपक्षय से, उसको भी हमने देख लिया है। इस सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक तो मौलिक पर्वत है, दूसरा अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत देखें जो भारत में है, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा करते समय विस्तार से चर्चा करेंगे, यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम देख रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो यह जो अवशिष्ट पर्वत है उसमें यानी अपने भारत से जो संबंधित है उसमें अरावली, राजमहल, नीलगिरी, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अवशिष्ट पर्वत को इसमें देखें तो ये 4 प्रकार का, यानी पुनः इसका वर्गीकरण करें, इसका बंटवारा करें तो 4 प्रकार वाला बलित होगा, दूसरा अवरोध या ब्लॉक पर्वत होगा, तीसरा गुंबदकार पर्वत होगा और चौथा संग्रहित पर्वत होगा। बलित पर्वत देखें तो संपीड़न की शक्ति द्वारा निर्मित होता है। संपीड़न की शक्ति से क्या होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। जबकि तनाव की शक्ति से निर्मित क्या होता है, अवरोध या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। और गुंबदाकार पर्वत जो होते हैं ज्वालामुखी क्रिया स्थल में उभार के कारण इनका निर्माण होता है। और संग्रही पर्वत जो ज्वालामुखी से निकलने पदार्थों के जमाव से निर्मित होने के बाद संग्रही पर्वत का निर्माण होता है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें, बलित पर्वत के एग्जाम्पल के रूप में जो है उदाहरण क्या है, वो हिमालय है, अरावली है, अल्पलेशियन है, आल्पस राकेज है और अंडीज। हिमालय और अरावली भारत में है, अल्पलेशियन यूरोप में, आल्पस भी यूरोप में, राकेज जो है उत्तरी अमेरिका में, अंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है। अवरोध या ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत देखें तो इसके उदाहरण में रुवेंजोरी ब्लैक है, फॉरेस्ट ब्लैक है, वासेज है, सियरा नेवादा है और साल्ट रेंज जो है ये ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद गुंबदकार पर्वत के अंतर्गत देखें इसके एग्जाम्पल में तो सिनाटी, उभार, ब्लैक हिल्स, विघांस और हेरेरी पर्वत जो है ये गुंबदकार पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखें जो संग्रही पर्वत है जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के जमाव से निर्मित होते हैं, इसको उदाहरण में फ्यूजियामा कोटोपैक्सी है। जैसा कि पूर्व लेक्चर में हमने देखा था, इसको पुनः एक बार देखें कि इन पर्वतों के निर्माण की एक प्रक्रिया के अंतर्गत जो कारक होते हैं, हमने देखा था कि ये जो वलन है, फोल्ड्स है, इसीलिए ये फोल्ड माउंटेन इस प्रक्रिया से बनते हैं। यानी बलित पर्वतों का निर्माण इसी से होता है। बलन के कारण पृथ्वी बलित पर्वत होते हैं, हमने देखा था। और यानी इसके हमने समझने का प्रयास किया था, पृथ्वी के अंतर्गत बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटली चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं जिन्हें बलन कहते हैं। इससे से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और बलन के ऊपर उठे यानी बलन के ऊपर उठे भाग को अपनति एंटीक्लाइंस कहते हैं, नीचे दसे भाग को अविनति कहते हैं। इसके बाद भ्रंशन फाल्ट भी होता है। भ्रंशन के कारण पृथ्वी पर भ्रंश या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण है। ब्लॉक पर्वत किससे बनते हैं, भ्रंशन से बनते हैं। रिफ्ट घाटी या ग्राविन की उत्पत्ति इससे होती है, भ्रंशन से। और भूकंप की प्रक्रिया को हमने देख लिया था। भूकंप मूल क्या है, भूकंप के प्रकार क्या हैं, ज्वालामुखी क्या है, सारी जानकारी हमने देख लिया। मैग्मा इत्यादि जो है यानी इन पर्वत के निर्माण में सहायक होते हैं। हमने देखा यहाँ जो बलित पर्वत है ये फोल्ड माउंटेन है, ये बलन की शक्ति से, और अवरोध या ब्लॉक जो पर्वत है ये भ्रंश की शक्ति या तनाव की शक्ति से होते हैं। और ये देखिए हमने ज्वालामुखी क्रिया से और ये ज्वालामुखी क्रिया से किस प्रकार से बनते हैं इसको हमने पूर्व में देख लिया है। इसलिए आगे आप चलते हैं बलित पर्वत के निर्माण यानी बारी बारी से सारे पर्वतों को इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन देखें तो ये जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या बलित पर्वत कहा जाता है। बलित पर्वत विश्व में सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, जैसे हिमालय, राकी हैं। हिमालय पर्वत में देखें तो यहीं पर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, यानी हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां निहित हैं। और राकी पर्वत देखें तो यह राकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज जो है वह दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद आल्पस और यूराल भी हैं बलित पर्वत के अंतर्गत जो कि यूरोप में हैं, आल्पस और यूराल। तो इसके बाद बलित पर्वत को हमने देख लिया। और इसके बाद देखें तो अवरोधी या ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन के देखें, हमने देखा था इससे भ्रंश शक्ति होते हैं। इसमें देखें धरातली भागों में दरार या भ्रंश उत्पन्न होने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। ऊंचे उठे भाग ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं, जैसे सतपुड़ा और ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो है अवरोधी ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद गुंबदाकार पर्वत देखें तो
ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। गुंबदाकार पर्वतों का निर्माण उठते हुए तब तक पिघले मैग्मा द्वारा ऊपरी अवसादित चट्टानों को गुंबद के रूप में उठने से सिनसिनाटी उभार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यह गुंबदाकार पर्वत के का एग्जाम्पल है और कारण क्या था? ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। गुंबदाकार या डोम सेट माउंटेन की। इसके बाद संग्रहित पर्वत देखें, यानी माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन को देखें। संग्रहित पर्वत का निर्माण धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निस्तृत लावा, विखंडित पदार्थ आदि के क्रमबद्ध संग्रहण के फलस्वरूप होता है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है, जैसे रेनियार, हुड, शास्ता, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत भी संग्रहित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद पठार को देख लेते हैं। पठार को देखने से पूर्व जो है, यानी पठार को अगला टॉपिक के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं। इससे पूर्व पर्वत को थोड़ा सा और सोर्स से इसको विस्तार कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो ब्लॉक पर्वत है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लॉक पर्वत है। इसको देखें है क्या? तो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठ जाते हैं तो वो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है बीच का भाग धंस जाएगा और ये जो अगल बगल भाग उठे रहेंगे, ये जो दशा भाग ये रिप्ट घाटी कहलाएगी। इन पर्वतों में शीर्ष समतल, यानी इसमें शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है, जैसे उदाहरण तो हमने यहाँ पर दिया है उदाहरण के रूप में, लेकिन इसको हमने व्याख्या के रूप में इसमें देखा तो यही है कि बीच में दशे भाग को रिप्ट घाटी कहते हैं। इसमें बीच में दशा भाग रिप्ट घाटी होगा। तो इसके बाद देखें विश्व की सबसे लंबी रिप्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन से होती हुई जिम्बेजी नदी तक 48 किलोमीटर लंबी है। तो ये रहा आपका ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। इसके एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, हमने पूरे में इसको देख लिया। एग्जाम्पल के रूप में कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि इसमें जो है ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। इसके बाद देखें जो साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, साल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है, और वास्चेज फ्रांस में है। वास्चेज इसमें जो है ये फ्रांस में है। तो ये इसमें थोड़ा सा हमने इसको एक्स्ट्रा ऐड करके इसका विस्तार कर लिया। इसके बाद देखें जो बलित पर्वत है, बलित पर्वत में फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है, इनको लहरदार पर्वत के रूप में पूछा जा सकता है, जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनीतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, यानी हिमालय द ग्रेट अपने देश में जो हिमालय है, यह देखें तो भारत की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। हिमालय जो उत्तरी सीमा, भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। भारत वैसे ही एक खूबसूरत राष्ट्र है, अपना देश जो एक राष्ट्र के रूप में है। तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। और भारत के जो प्राकृतिक जो निर्धारण था उसमें भी हिमालय की हम चर्चा आगे करेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे वहाँ विस्तार से इसको हिमालय के पर्वत को देखेंगे। तो हमने देखा कि हिमालय पर ही विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें देखें तो माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो ये है, यानी इसमें हिमालय पर्वत आल्पस यह देखें आल्पस है, यह यूरोप में है। इसके बाद यूराल इसमें है, यूराल भी यूरोप में है। राकेश देखें तो राकेश ये जो है उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज पर्वत जो है यह दक्षिण अमेरिका में है। ये बलित पर्वत है। बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स की संकल्पना पर आधारित है। यानी ये बलित पर्वत जो बनते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, हमने पूरे में देख लिया था प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत को ही, जहाँ किसी समय में थेटिस नामक विशाल भू अवनित अथवा भू द्रोणित दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी टेथिस पर्वत जो देखें यहाँ पर है, अभी हमने देखा था यहाँ पर सिद्धांत रहा प्लेट विवर्तना सिद्धांत। इसी सिद्धांत के आधार जो हमने देखा था कि बलित पर्वत का फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। यानी प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था, इसने विस्तार से कर लिया है कि इसी सिद्धांत पर आधार पर जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बाद बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसको हमने विस्तार से समझ लिया पूर्व लेक्चर में। और हमने यह देखा कि जैसे देखें सभी महाद्वीप एक बड़े भूभाग से जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया किसे कहते हैं ध्यान रखना था। भूखंड एक बड़े महासागर पैथालासा से घिरा हुआ था, इसको हमने देख लिया है। ऑस्ट्रेलिया आर्कटिक प्रायद्वीपीय भारत, यानी भारत का प्रायद्वीपीय भाग, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से मिलकर इस स्थलखंड के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया इस स्थलखंड के ऊपरी भाग थे, इसे अंगारा लैंड कहते हैं, यानी ये अंगारा लैंड है। इन दोनों खंडों के बीच में टेथिस सागर था। यानी ये ऊपरी भाग जो देख सकते हैं, जो कि ऊपर वाला भाग है, और इसमें जो यह विभाजक काम करेगा टेथिस सागर करेगा। टेथिस सागर जो है ये विभाजन काम करे। इससे नीचे देखें गोंडवाना लैंड, ऊपर जो अंगारा लैंड है। इसी टेथिस सागर पर जो है वो हिमालय पर्वत यानी हिमालय द ग्रेट का निर्माण हुआ है। और यह जो है कहने का आशय ये हुआ कि टेथिस सागर में बल पड़ गया और ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यहीं पर भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। यानी भारत में जो अरावली पर्वत है वह विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट
यानी जो है अरावली पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। इसके बाद इसमें जो संग्रहित पर्वत है इसको संचित पर्वत भी कहते हैं, यानी यह संग्रही पर्वत को संचित पर्वत के नाम से जानते हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन के नाम से। तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने रहने के कारण बनने वाला ये पर्वत है। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं, यानी संग्रहित पर्वत जो है जो रेगिस्तान में बालू के स्तूप बनते हैं इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कुंभताकार पर्वत को हमने देख लिया। और अपशिष्ट पर्वत रेडिड्यूसर जो माउंटेन होते हैं, ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, यानी चट्टान जो अपर्दन हो जाती है, अपर्दन की घटना हो जाती है, तो चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप जो निर्मित होते हैं अपशिष्ट पर्वत निर्माण होते हैं। जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा अपशिष्ट पर्वत है, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में और सियरा स्पेन में, गैसा एवं बूटे अमेरिका में, ये जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल के रूप में हमने इसको समझ लिया। चलिए पठार को देखते हैं। तो पठार देखें तो इसका डिफिनेशन इसमें दिया गया है, इसको समझते हैं। तो धरातल पर ऐसी उच्च भूमि जिसका शीर्ष सपाट हो, यानी शीर्ष क्या हो, सपाट हो तथा ढाल तीव्र हो, पठार कहलाते हैं। ये सामान्यतः पर्वतों से नीचे तथा मैदान से ऊंचे होते हैं, यानी पर्वतों से यह जो होते हैं नीचे, यानी पर्वतों से छोटे होंगे तो मैदान से ऊंचे होंगे, ये पठार कहलाते हैं। यानी पठार को अन्य रूप में देखें तो धरातल का विशिष्ट स्थल, यानी धरातल का विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है, तो शीर्ष भाग चौड़ा, यानी शीर्ष भाग क्या हो जाता है, वो चौड़ा हो जाता है और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। अधिक ऊंचाई वाले पठार से तिब्बत का पठार देखें तो 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार इस प्रकार से होते हैं। तो यह पठार जो है हमने देखा कि पर्वत से छोटे होते हैं और मैदान से ऊंचे होते हैं, यानी पर्वतों से नीचे होते हैं। उत्पत्ति व स्थिति के आधार पर वर्गीकरण इसका करें तो उत्पत्ति एवं स्थिति के आधार पर पठार का वर्गीकरण जो इस प्रकार से, यानी इनके प्रकार से है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखें जो पर्वत के प्रकार हैं, यानी इन प्रकार के पहला पर्वत का प्रकार देखें तो अंत पर्वतीय पठार है, यानी इंटर माउंटेन प्लेटू है। दूसरा इसमें देखें तो पर्वत पदी पठार आता है। तीसरा इसमें महाद्वीपीय पठार, चौथा तटीय पठार और पांचवा गुंबदकार पठार होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के पठार हैं। पहला इसमें हम लेकर चलते हैं अंतर पदी पठार को देखते हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू को देखते हैं। तो अंतर पर्वतीय पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार, एशिया माइनर का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, बोलिविया व पेरू के पठार जो है वो अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत हैं। यानी अंतर पर्वतीय पठार पर्वतमालाओं के बीच बने पठार हैं, यानी पर्वतमालाओं के बीच जो बने पठार वो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। दूसरा देखें गिरिपथ पठार। इसमें देखें तो गिरिपथ पठार पर्वतों के आधार पर स्थित होते हैं, यानी गिरिपथ पठार जो होते हैं इनका बेस क्या होता है, पर्वत का जो बेस होता है वहीं उसी पर बने या खड़े होते हैं। ये एक और उच्च पर्वतों से, दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं, जैसे यूएसए की पीडमांट पठार व दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया पठार इसी श्रेणी के आते हैं। यानी पर्वत पदी पठार यहाँ पर जो है इसका अन्य नाम भी गिरिपथ पठार को जो है पर्वत पदी पठार भी जानते हैं, यानी पर्वत पठार मतलब पर्वत और मैदान के बीच उठे भाग, जो उठे समतल भाग होते हैं वो गिरिपथ पठार कहलाते हैं या पर्वत पदी पठार का। इसके बाद गुंबद पठार में देखें तो ये डोम सेप्ट प्लेटू जो है स्थलखंड में वलन प्रक्रिया से जब मध्य का भाग ऊंचा हो जाता है और किनारे वाले भाग गोलाकार हो जाते हैं तो उसे गुंबदकार पठार कहते हैं। जैसे यूएसए का औजार पठार, भारत में छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ पठार इसी प्रकार के पठार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, जो भारत में यह भारत का रूर प्रदेश या रूर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर खनिज संपदा से संपन्न यह भारत का जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, जिससे कि विश्व का रूर क्षेत्र जर्मनी को कहा जाता है। जर्मनी का जो है विश्व में रूर, और भारत में जो भारत का रूर है औद्योगिक श्रेणी संपन्न भारत के छोटा नागपुर पठार है। तो इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करते समय इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ गुंबदाकार पठार के अंतर्गत एग्जाम्पल इसके रहे हैं और ये इसकी प्रक्रिया रही है। इसके बाद महाद्वीपीय पठार देखें, कॉन्टिनेंटल प्लेटू देखें तो महाद्वीपीय पठार सागर तट या मैदान के अकस्मात तीव्र ढाल के साथ खड़े होते हैं। भारत में दक्कन का पठार, यानी भारत में दक्कन का पठार जो है स्पेन व दक्षिणी अमेरिका का पठार इसके उदाहरण है। भारत में दक्कन पठार में महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत है या इसका एग्जाम्पल है। अगला देखें इसमें ज्वालामुखी पठार वोल्केनो प्लेटू के अंतर्गत क्या है। तो इसमें है ज्वालामुखी के निश्चित लावा के जमाव के कारण बने सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार यानी वोल्केनो प्लेटू कहते हैं। जैसे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कोलंबिया स्नैक पठार था। भारत में दक्कन लावा पठार, भारत में दक्कन लावा पठार रहेगा तो यह ज्वालामुखी पठार होगा, जबकि भारत में दक्कन का पठार होगा तो यह महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत होगा। चलिए जल्दी से विश्व के प्रमुख पठार और उनकी विशेषता को इसमें समझ लेते हैं। तो देखें पठार, यहाँ पठार का नाम है, स्थिति और विशेषता यहाँ दिया गया है। तो पहला देखें तो यह है तिब्बत का पठार, ये मध्य एशिया में है। इसकी विशेषता देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा, याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा 500 मीटर या 5 किलोमीटर
विश्व का सबसे ऊंचा भी ध्यान रखना है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है। इसे आगे हम देखते हैं, ये 500 मीटर या 5 किलोमीटर। पठार हिमालय एवं कुनलुन पर्वतों के बीच स्थित है। अंतः पर्वतीय पठार मध्य पिंड का उदाहरण है। अंतः पर्वतीय पठार एवं मध्य पिंड का उदाहरण तिब्बत का पठार है। अनेक झीलों की उपस्थिति सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यांग टीसी, क्यांग, मेकांग आदि नदियों का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यानी भारत में देखें जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें देखें तो सिंधु जो है, सिंधु नदी, हालांकि इसका बहुत सा भाग पाकिस्तान में है, वैसे पूर्व में ये भारत का ही पार्ट था पाकिस्तान। और सतलज जो है यह, और ब्रह्मपुत्र, ये जो भारत में आकर प्रवाहित होती है नदियाँ, ये इनका उद्गम स्थान जो है ये तिब्बत के पठार से होता है। इसके बाद ईरान का पठार है। ईरान का पठार देखें तो ये ईरान में ही है, यानी ईरान का पठार ईरान में। और इसकी विशेषता है कि एल बुर्ज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है, यानी यह भी अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। यानी ईरान का पठार भी देखें तो यह अंतर पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि यह भी अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत ही यह जो था तिब्बत का पठार था। इसके बाद प्रायद्वीपीय का पठार जो कि भारत में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसको विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत में है, इसमें प्रायद्वीपीय पठार जो भारत में, इसमें देखें कि विशेषता क्या है। अत्यंत प्राचीन चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड को हमने देखा था, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। लावा के उद्गार के प्रभाव अनेक पर्वतों एवं नदियों की उपस्थिति के कारण छोटे छोटे पठारों में विभाजित खनिज पदार्थों का भंडार है इसमें, यानी प्रायद्वीप के पठार में खनिज पदार्थों का भंडार है। और अनेक पर्वतों नदियों की उपस्थिति के कारण छोटे छोटे पठारों में विभाजित है प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत में स्थित है। इसके बाद देखें तो अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि अनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में है। इसमें देखें इसकी स्थिति या विशेषता क्या है। तो पांटिक एवं टारस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित खारे एवं मीठे पानी की झीलों की उपस्थिति खनिज पदार्थों की दृष्टि से धनी है यह। इसके बाद यूनान एवं शान का पठार देखें तो चीन और म्यांमार, क्रमशः यह चीन और म्यांमार यानी बर्मा में इसकी स्थिति है, यह उपस्थिति है। इसकी विशेषता क्या है। तो प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित यह है। मध्य भाग में चूना पत्थर एवं शान का पठार अवस्थित है, यानी मध्य भाग में चूना पत्थर एवं शान का पठार उपस्थित है। साल्विन, मिनाम, मेकांग, सिक्यांग आदि नदियों की गहरी एवं संकीर्ण घाटियों से युक्त यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद मालागासी का पठार देखें तो मेडागास्कर में इसकी उपस्थिति है। ज्वालामुखी शैलों द्वारा निर्मित औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के बीच है। स्पेन की मेसेटा देखें तो ये स्पेन में इसकी अवस्थिति है या उपस्थित है। और इसकी विशेषता है कि उत्तर में कैंटाब्रियन एवं दक्षिण में सिस्टेमा आइब्रिका तथा सियरा मेरोना पर्वतों के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार ये भी है। स्पेन का मेसेटा जो स्पेन में है। बोलिविया का पठार देखें तो बोलिविया में एक अंतर पर्वतीय पठार औसत ऊंचाई 3100 मीटर है, खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी है। मैक्सिको पठार है, मैक्सिको में पश्चिमी सियरा माद्रे एवं पूर्वी सियरा माद्रे के बीच स्थित लावा निर्मित पठार, यह मैक्सिको पठार है। यूकोन का पठार देखें तो यह अलास्का में है, यानी अमेरिका में है। ढाल पश्चिम की ओर, अत्यंत ठंडी जलवायु यहाँ पाई जाती है। कोलंबिया का पठार ये भी अमेरिका में है। एक अंतर पर्वतीय पठार औसत ऊंचाई 1800 मीटर ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित है। इसके बाद कोलोरेडो का पठार ये अमेरिका में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोलोरेडो का पठार एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसकी ऊंचाई 1500 से यानी 1500 से 3000 मीटर के बीच कोलोरेडो द्वारा गहरे कैनियन का निर्माण अंतर पर्वतीय पठार एक कोलोरेडो का पठार भी है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर या इस नोट्स के समरी में हमने 12 प्रकार के जो विश्व के प्रमुख पठार उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। उससे मुख्य रूप से 20 होते हैं, यहाँ 12 दिया गया है। तो हम संपूर्ण 20 को भी एक नज़र देख लेते हैं पठार के दृष्टिकोण से, यानी विश्व के प्रमुख पठार जो 12 यहाँ पर हमने चर्चा किया, जो 20 हैं उसको एक दृष्टि से देख लें। तो इसमें ग्रीनलैंड का पठार आता है। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग देखें तो यह आपका जो है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार, इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। कोलंबिया का पठार हमने देख लिया है, मैक्सिको का पठार भी हमने देख लिया है, तिब्बत का पठार भी देख लिया है। मंगोलिया का पठार देखें तो मंगोलिया का पठार ये चीन के उत्तर मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। इसके बाद ब्राजील का पठार देखें तो दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। बोलिविया का पठार हमने देख लिया है, अलास्का का पठार भी हमने देख लिया है। ग्रेट बेसिन का पठार देखें तो यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। कोलोरेडो का पठार भी हमने देख लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण स्थित था। इसका विस्तार यूटा और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। यानी हमने देखा यह जो है कोलोरेडो का पठार एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में है। दक्कन का पठार हमने देख लिया कि हमने देखा कि जो दक्कन का पठार है यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इससे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में यानी दक्कन के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। ईरान का पठार हमने देख लिया था, इससे पुनः देखें ईरान का पठार, इससे एशिया माइनर
ईरान के पठार, इससे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। अरब का पठार ये देखें, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण अरब सागर स्थित है। इसके बाद अनातोलिया का पठार हमने देख लिया था। अनातोलिया का पठार यानी यहाँ पर अनातोलिया का पठार है, हमने देख लिया है, जो महत्वपूर्ण पठारों के अंतर्गत। इसके बाद अबिसिनिया का पठार देखें तो यह पठार पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत है। इसके बाद मेडागास्कर पठार में देख लिया। ऑस्ट्रेलिया का पठार देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसके बाद चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित है। इसके बाद देखें मेसेटा का पठार स्पेन के अरेबियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इंडो चीन का पठार यह दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर सालवीन, सिकांग, मिकांग, मिनान आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। तो हमने देख लिया इसमें पठार का विस्तार करते समय उत्पत्ति के आधार पठारों का वर्गीकरण हमने कर लिया था कि उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण पठार हमने देख लिया था कि इतने प्रकार के जो है, यानी कुल मुख्य रूप से देखें तो 5 प्रकार के जो है ये उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण था। अपवर्तन चक्र के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये 4 प्रकार का होता है। यानी अपवर्तन चक्र के आधार पर पठार को देखें तो पहला जो होता है तरुण पठार होता है, यानी नया पठार होता है। दूसरा प्रौढ़ पठार होता है। तीसरा जीर्ण पठार होता है और चौथा पुनर्नवित पठार के अंतर्गत आता है। यानी तरुण पठार के एग्जाम्पल के रूप में देखें, तरुण पठार अपवर्तन चक्र के आधार पर वर्गीकरण में हमने देखा तरुण पठार, तो इसको देखें जिस पर अपवर्तन की प्रक्रिया काफी सक्रिय होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका कोलोराडो का पठार। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोलोराडो का पठार है, वेरी एग्जाम्पल रूप से महत्वपूर्ण है कि कोलोराडो का पठार कहाँ स्थित है। संयुक्त अमेरिका कोलोराडो का पठार वो इदाहो का पठार जो है तरुण पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रौढ़ पठार देखें तो संयुक्त अमेरिका का अल्पलेशियन पठार परिपक्व पठार का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद जीर्ण पठार देखें जहां अत्यधिक अपवर्तन के कारण पठार के उच्चावच घिसकर प्राय समाप्त हो जाते हैं, तब पठार एक पेनिप्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस उदाहरण मध्य रांची का पठार, यानी भारत में मध्य रांची का पठार जो जीर्ण पठार का उदाहरण है। इसके बाद पुनर्विनत पठार देखें, यदि कोई पठार जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उभार के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले तो इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसौरी का पठार और रांची का पाट पठार इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला जो है इसमें देखते हैं मैदान के बारे में देख लेते हैं। मैदान का डिफिनेशन इसमें देखें क्या है, तो समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि को, समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि को जिसका स्थानीय ढाल अत्यंत कम हो मैदान कहा जाता है, प्लेन कहते हैं। यानी समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि को जिसका स्थानीय ढाल अत्यंत कम हो उसे मैदान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी के धरातल पर द्वितीय क्रम के सबसे सरल उच्चावच तथा अपेक्षाकृत समतल व निम्न भूमि भाग है, निम्न भू भाग है। अत्यधिक न्यून ढाल होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह मंद पड़ जाता है। कुछ विशेष प्रकार के मैदान देखें, मैदान के देखें कितने प्रकार का है, तो पटल विरूपणी मैदान होता है, संप्राय मैदान होता है, हिमानी निर्मित मैदान होता है, कास्ट मैदान होता है, जलोढ़ मैदान होता है, लोयस मैदान होता है। और इसके अलावा देखें तो लावा द्वारा निर्मित मैदान, यानी कुल 7 प्रकार के मैदान होते हैं। या इसको इस प्रकार से कहें तो मैदान जो होते हैं 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं, हमने देखा कि 7 प्रकार के मैदान है। वैसे देखिए मुख्य रूप से मैदान 2 ही प्रकार के होते हैं, एक अपवर्तनात्मक मैदान होता है जिसके 7 प्रकार हमने भी देखा, दूसरा जो होता है निक्षेपात्मक मैदान होते हैं, और इसमें इस मैदान के अंतर्गत जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान आते हैं। अगला इसमें क्रम देखते हैं तो इसमें झील आता है। झीलों को देख लेते हैं, इसमें विस्तार से दिया गया झीलों के बारे में। तो देखें सामान्यतः झील या लेक्स भूतल पर स्थित विस्तृत गड्ढे हैं जो जल से भरे होते हैं तथा स्थल के आंतरिक भागों में स्थित होते हैं। यानी झील के डिफिनेशन में सामान्यतः झील या लेक्स भूतल पर स्थित विस्तृत गड्ढे होते हैं जो जल से भरे होते हैं तथा स्थल के आंतरिक भागों में स्थित होते हैं, उसे झील कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें झील का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन आप लेक्स देखें तो झीलों को उनकी स्थिति जल के स्वभाव एवं उनकी उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। यानी झील कितने प्रकार से, इसका वर्गीकरण देखें तो उत्पत्ति के आधार पर देखें, यानी ओरिजिन के बेसिस पर लेक्स क्या होंगे। झीलों की उत्पत्ति मानवीय या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण होती है। झील जो होता है आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। मानवीय होगा यानी आर्टिफिशियल होगा, प्राकृतिक यानी नेचुरल होगा। उत्पत्ति के आधार पर झीलों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। देखें पहला कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील या आर्टिफिशियल लेक, ये मानव निर्मित झीलें हैं। यानी मानव निर्मित झीलें कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है यह आर्टिफिशियल झील है, भारत में है। जयसमंद झील ये भी भारत में है जो कि आर्टिफिशियल है। नासिर झील मिस्र में है, आर्टिफिशियल है। ओनकाल झील युगांडा में है, ये झीलें कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है, यह मानव निर्मित झील है या कृत्रिम झील है। प्राकृतिक झील देखें तो यह प्राकृतिक क्रियाओं से निर्मित होते हैं, जैसे सुपीरियर झील अमेरिका में, बैकाक झील, डल झील भारत में, ये जो है यानी डल झील देखें भारत में जम्मू कश्मीर में है, ये प्राकृतिक झील की एग्जाम्पल हैं। भू संचलन के आधार पर झीलों को देखें तो भू संचलन के आधार पर अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के परस्पर अंतरक्रिया के द्वारा बहुत सी झीलों का निर्माण होता है। झीलों के अंतर्गत देखें जिनको निम्न प्रकार बांटा जा सकता है। पहला अभिनतित झील यानी अभिनतित झील है, यह धरातल में वलन फोल्डिंग कारण उत्पन्न होती है, जैसे जिनेवा झील। जिनेवा झील क्या है,
अभिनतित झील है जो कि धरातल में वलन या फोल्डिंग के कारण होती है। अभी हमने देखा कि वलित पर्वत जो फोल्डिंग कारण था, फोल्डिंग माउंटेन था, तो फोल्डिंग झील भी है, ये भी याद रखना है। इसके बाद दरार या भ्रंश के अंतर्गत जो थे वह वलित पर्वत का निर्माण हुआ था, बल्कि इसमें जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ था। ब्लॉक जो पर्वत है यह भ्रंश या दरार के कारण था और वलित पर्वत फोल्डिंग कारण था। तो इसमें देखें झीलें भी इस तरह से हैं। इस झील का निर्माण धरातल में तनाव से निर्मित दरार घाटी में जल भराव से होता है, जैसे टांगानिका झील कीनिया युगांडा की सीमा पर, मृत सागर झील ये इजराइल जॉर्डन की सीमा पर, बैकाल झील रूस में, ये जो है यह भ्रंश दरार झील या भ्रंश झील है। इस प्रकार से याद रखना है कि दरार या भ्रंश झील भी होती हैं, दरार या भ्रंश पर्वत जिसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये भी एग्जाम के महत्वपूर्ण एग्जाम के से। इसमें ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलों को अंतर्गत देखें तो इसमें ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती हैं, यानी कौन से झीलें, जो झीलें ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है उसमें देखें, जिसमें लावा बांध, जिनमें लावा बांध झील जैसे टाना झील ब्लू नील इथोपिया में है, निराकागुआ झील मध्य अमेरिका में है, एवं क्रेटर में पानी भरने से बनने वाली झीलें, क्रेटर झील यूएसए अमेरिका में, टिटिकाका झील बोलिविया में, एवरनन झील इटली में, लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। हमने देखा था कि लोनार झील जो उल्कापिंड गिरने से महाराष्ट्र में बना था, तो लोनार झील जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील के अंतर्गत आता है। इसके बाद हिमानीकृत झील देखें तो यह हिमानी के अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित होते हैं, जिसमें हिमपात या टार्न झील, टार्न लेक और हिमसोपान या पेटरनास्टल झील प्रमुख हैं। इसके बाद नदीकृत झील देखें, यह नदियों द्वारा निर्मित होती है। इसमें प्रपाती झील, यानी नदीकृत झील क्या है, यह नदियों द्वारा निर्मित होती है। इसमें प्रपाती झील, गोखुर यानी ऑक्सबो झील व डेल्टाई झील शामिल है। नदीकृत झील में गोखुर झील शामिल है, यानी ऑक्सबो झील है, डेल्टाई झील और प्रपाती झील नदीकृत झीलें हैं। चलिए इसमें विश्व के प्रमुख झीलों को जल्दी से देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख झीलों, इसका नाम, झील का नाम है, स्थिति यानी किस देश में स्थित है, क्षेत्रफल और एकदम गहराई क्या है। कैस्पियन सागर झील देखें, यानी कैस्पियन सागर झील ये कहाँ स्थित है, पूर्व सोवियत संघ एवं ईरान में स्थित है। यानी कैस्पियन सागर जो पूर्व का सोवियत संघ था उसमें और ईरान में स्थिति इसकी है। इसका क्षेत्रफल देखें 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है और अधिकतम गहराई 980 मीटर है। सुपीरियर झील देखें, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थिति है। ये इसका क्षेत्रफल 82,414 किलोमीटर स्क्वायर है और ये 406 किलोमीटर इसकी अधिकतम गहराई है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया तथा केनिया यानी 3 राज्यों में विक्टोरिया झील स्थित है, जो कि अफ्रीका में है। इसकी क्षेत्रफल देखें 69,485 80 मीटर गहराई अधिकतम इसका। ह्यूरन झील देखें, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में स्थित है। यह 59,596 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है। 228 किलोमीटर इसकी अधिकतम गहराई है। मिशिगन झील देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यह देखें 58,016 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 281 किलोमीटर अधिकतम गहराई है। टांगानिका झील देखें, कांगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा बुरुंडी यानी अफ्रीकी देश, 4 जो देश हैं यहाँ पर टांगानिका झील है। इसका 32,885 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 1,435 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। बैकाल झील देखें जो रूस में है, ये 31,502 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल है। 1,940 किलोमीटर इसका अधिकतम गहराई मीटर तक है गहराई इसका अधिकतम गहराई मतलब गंतव्य बिंदु है। अधिकतम गहराई इसका जो है 1940 मीटर है, या 1,000 या कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर 490 मीटर है, या लगभग 2 किलोमीटर गहरा है। ग्रेट बियर रिफ कनाडा में है, इसका क्षेत्रफल 31,080 किलोमीटर स्क्वायर, ये 82 मीटर गहरा है। अरल सागर रूस में है, 30,700 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है। 678 इसका अधिकतम यानी गहराई बिंदु है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, 28,438 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 163 इसका अधिकतम 163 मीटर इसका गंतव्य बिंदु है। ईरी झील कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, एक 25,700 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और 64 मीटर जो इसका अधिकतम गहराई बिंदु है। इसमें झीलों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ लेते हैं। तो देखें, बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, यानी जो बैकाल झील इसमें है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। यानी रूस में बैकाल झील है, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। और यहीं पर देखें तो कौन सा जो है, बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी, यानी सबसे लंबी पूछेगा तो टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी यानी 660 किलोमीटर मीठे जल की झील है। यानी कौन सी झील हमने देखा, टांगानिका झील। यानी ये देख सकते हैं 4 जो देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, यहाँ पर ही पाई जा रही है। तो यह विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की, यानी खारे पानी की जो झील है, सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की, वो कैस्पियन सागर झील है। पूर्व सोवियत संघ और ईरान में स्थित है।
कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, खारे पानी के मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, यानी सुपीरियर जो झील इसमें है, यहाँ पर कनाडा था, संयुक्त अमेरिका में, ये देखें तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी विक्टोरिया झील देखें तो यह युगांडा और तंजानिया के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। इसमें याद रखें कि जो मिशिगन झील है यह केवल अमेरिका में है, यानी मिस हो गई है, ये केवल अमेरिका में है, अन्यथा जो शेष झीलें हैं वह अमेरिका तथा कनाडा में संयुक्त रूप से, जैसे यूरेन झील देखें तो इसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, ईरी झील में भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। तो जो मुख्य रूप से देखें सुपीरियर झील भी देखें तो यह आपका कनाडा तथा संयुक्त अरब अमेरिका इसमें शामिल है, और यहाँ पर देखा यूरेन झील भी कनाडा था, ये शामिल है, यानी देखें 1, 2, 3 में जो है शामिल है। केवल मिशिगन झील इसको आप मिस कर सकते हैं कि यह मिस है, दोनों में शामिल नहीं है। इसको एक ट्रिक्स होता है, होम्स के माध्यम से इसको याद रखते हैं, यानी होम्स के माध्यम से, होम्स इसमें 5 झीलें दिखाई गई हैं। इसमें देखें जो होम्स ये झील है इसमें यम को केवल मिस कर दें, यानी यह मिशिगन झील है जो कि अमेरिका में, बकिया 4 झील अमेरिका और कनाडा दोनों में। यच का मतलब इसमें जो है, यच जो है यही है, यानी यूरेन झील यच है, और ओ का मतलब इसमें नहीं दिया गया है। ओ जो है वह जो झील आपका है उस झील का नाम ओंटेरियो झील है, यानी ओंटेरियो झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। ओरेंटेरियो झील यानी ओंटेरियो झील संयुक्त राज्य में था तो कनाडा में है। ये इसका क्षेत्रफल देखें तो 19,010 किलोमीटर स्क्वायर है। ओ से मतलब ओंटेरियो झील, और यम इसमें मिशिगन झील है जो कि मिस से केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद ई जो देखें तो ईरी झील है, और यस जो है सुपीरियर झील है, यानी 4 जो है यह कंबाइंड रूप से कनाडा था यूएसए में पाए जाते हैं, और जबकि यम जो मिस हो गई है केवल मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, यह स्थित है। चलिए जल्दी से द्वीप को समझ लेते हैं। झीलों को हमने समझ लिया विस्तार से, अब इसमें देखते हैं द्वीप को देख लेते हैं। तो द्वीप या आइसलैंड स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है, उसे द्वीप कहते हैं। विवर्तनिक द्वीप जो होते हैं, विवर्तनिक या टेक्टोनिक आइसलैंड यानी आइसलैंड द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों के ऊपर उठने, दरार भ्रंश घाटियों का निर्माण होने अथवा महाद्वीपीय भू भागों के अलग हो जाने से ऐसे जो द्वीपों का निर्माण होता है, इसको देख लेते हैं। स्थल भाग के धंसने से बने द्वीप, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह, यानी स्थल भाग के धंसने से बड़े द्वीप के एग्जाम्पल में ब्रिटिश द्वीप समूह है। समुद्री नितल के ऊपर उठने से बने द्वीप, जैसे अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, अनेक द्वीप इसमें समुद्री नितल के ऊपर उठने से बने हैं। भू भ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप, जैसे मेडागास्कर का द्वीप है, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है मेडागास्कर का द्वीप कैसा है, तो भू भ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप है। महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप आइसलैंड द्वीप है। पूर्वी द्वीप समूह एवं ग्रीनलैंड के पश्चिम में स्थित अनेक द्वीप जो है यह महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप के अंतर्गत हैं, यह इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद निक्षेप जनित द्वीप देखें तो धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों या ग्लेशियर या सागरी लहरों के द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण से निर्मित, यानी पदार्थों के निक्षेपण से भी विभिन्न प्रकार के द्वीपों की उत्पत्ति होती है, जैसे माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप देखें, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां यह माजुली द्वीप भारत में है, असम में। माजुली द्वीप यह देखें तो नदी घाटी द्वारा निर्मित द्वीप है, निपेक्षित द्वीप के अंतर्गत है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। गंगा सागर देखें हुगली नदी के मुहाने पर है। ये न्यू मूर्य द्वीप बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर। नर्मदा तथा ताप्ती के मुहाने पर खदिया वेट एवं अलिया वेट हैं। याद ये सारे जो द्वीप निक्षेपित द्वीप के एग्जाम्पल रूप देंगे, सारे भारत में पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे इस पर चर्चा हम इंडियन ज्योग्राफी विस्तार से करेंगे, लेकिन एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और गंगा सागर हुगली नदी के मुहाने पर है, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। न्यू मूर्य द्वीप जो बंगाल खाड़ी में गंगा के मुहाने पर स्थित। नर्मदा तथा ताप्ती के मुहाने पर खदिया वेट तथा अलिया वेट द्वीप हैं। इसके बाद अपर्दन जनित द्वीप के अंतर्गत देखें तो अपर्दन की क्रिया से बने कठोर, यानी अपर्दन क्रिया से बचे कठोर चट्टानों के चारों ओर जल भर जाने से अपर्दन मूलक द्वीप निर्मित होते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, हिमालयों के अपर्दन से बने बैफिन द्वीप आदि। यानी बैफिन द्वीप क्या है, अपर्दन जनित द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप देखें तो महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाले लावा का विशाल निक्षेप जो समुद्री जल सतह से ऊपर आ जाता है, उसे जो है ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। अब विश्व के प्रमुख द्वीपों को जल्दी से देख लेते हैं, एग्जाम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। तो विश्व के प्रमुख द्वीप में देखें तो पहला जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है, यह द्वीप है एक। तो इसके देखें क्या है इसकी विशेषता, इसके विशेष यानी द्वीप समूह, इससे यानी यूनाइटेड किंगडम में कितने द्वीप शामिल हैं, यानी द्वीपों का इस समूह है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। इसमें देखें तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से द्वीप शामिल हैं, तो सेटलैंड द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, आर्केन द्वीप समूह, फाकलैंड द्वीप समूह और सैंडविच द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ये हैं द्वीप समूह ये सब। स्वीडन में देखें तो गोटलैंड द्वीप समूह है।
तो यूं कहें यूनाइटेड किंगडम का मतलब हुआ ये ब्रिटेन, इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, यानी यूके यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन के नाम से। इसकी अवस्थिति जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसकी अवस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2,89,849 किलोमीटर स्क्वायर है। 2,29,849 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल है यूके या फिर ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन का। दूसरा स्वीडन देश में जो द्वीप समूह एक गोटलैंड है। आगे इसमें देखते हैं स्पेन में जो है बोले एरिक व कनारी द्वीप समूह है। पुर्तगाल में अजोर्स व मदिरा द्वीप समूह है। नॉर्वे में स्वालबार्ड द्वीप समूह है। इटली में सार्डिनिया और सिसिली द्वीप समूह है। ग्रीस में क्रीट द्वीप समूह है। जर्मनी में हेलगोलैंड द्वीप समूह है। फ्रांस में देखें तो कर्सिका, मार्टिनिक, रीयूनियन, अकरगुएलेन द्वीप समूह। फिनलैंड में एलैंड द्वीप समूह। एस्टोनिया में ह्यूमा सारेमा द्वीप समूह। डेनमार्क में ग्रीनलैंड, बोर्नहोम और फारो द्वीप समूह पाए जाते हैं। यानी एक दृष्टि में इसमें देखें विश्व के प्रमुख द्वीपों की चर्चा कर लें तो ग्रीनलैंड द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है जो कि हिंद महासागर में, मेडागास्कर द्वीप है जो हिंद महासागर में, इसके बाद बेफिन द्वीप कनाडा में है, सुमात्रा जो द्वीप इंडोनेशिया हिंद महासागर में, होन्शु द्वीप देखें तो जापान में है, यानी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है जापान स्थित होन्शु द्वीप है, ब्रिटेन को मैं देख लिया। विक्टोरिया द्वीप देखें कनाडा में उत्तरी ध्रुव महासागर में है। इलिस मेरे द्वीप कनाडा में उत्तरी ध्रुव महासागर में। सुलुवेसी द्वीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुलुवेसी द्वीप जो इंडोनेशिया में हिंद महासागर में ये है। दक्षिणी द्वीप देखें न्यूजीलैंड में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। जावा द्वीप इंडोनेशिया हिंद महासागर में। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। क्यूबा देखें कैरिबियन सागर में है। लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में। आइसलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आयरलैंड द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तस्मानिया द्वीप जो है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और श्रीलंका जो द्वीप है वह हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ पर जो दिया गया वो देश के अंतर्गत ये द्वीप हैं, यानी किन देशों के अधिकार क्षेत्र में ये द्वीप समूह है या किन देशों से यह जो है द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो देश और द्वीप समूह इसके अंतर्गत यहाँ दिखाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पूछा जा सकता है कि इन द्वीपों में किन देशों का अधिकार है या किसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर जैसे यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत देखें ये सारे द्वीप इसमें शामिल हैं और स्वीडन का यह द्वीप है और ये सारे चीज़ों पर हमने चर्चा किया। स्वतंत्र रूप से विश्व के प्रमुख द्वीपों को हमने देख लिया, जिसमें देखा ग्रीनलैंड जो अटलांटिक महासागर में है और बोर्नियो यानी न्यू गिनी जो द्वीप है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर इत्यादि को हमने देख लिया था। और जापान में जो महत्वपूर्ण द्वीप है उसमें होन्शु द्वीप है जो जापान में है। जो होन्शु द्वीप है यानी द्वीप जो जापान में होन्शु द्वीप है, यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर जापान की जो राजधानी टोक्यो है यानी होन्शु द्वीप पर। और होन्शु द्वीप जो जापान में है उसी पर देखें जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो भी अवस्थित है। जापान के 4 प्रमुख जो द्वीप हैं उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में देख लें। अक्सर एग्जाम पूछता है कि जापान के इन जो द्वीप हैं उनका क्रम बताइए। तो जापान के सबसे उत्तर में जो द्वीप है, सबसे उत्तर में उसका नाम होक्काइडो है। सबसे उत्तर में होक्काइडो है। फिर उसके नीचे जो है यहीं आता है होन्शु आता है। जो होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो और इसी पर जापान का सबसे बड़ा मैदान है होन्शु पर। तीसरा जो यानी इसके नीचे होन्शु के नीचे जो आता है ओसाका आता है, ओसाका द्वीप है। और सबसे नीचे जो द्वीप है वो शिकोकू है। शिकोकू द्वीप है सबसे नीचे है। 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान में। सॉरी इसमें करेक्शन कर लेते हैं। पहला हमने देखा जो होक्काइडो तो था ही, सबसे उत्तर में होक्काइडो, दूसरे स्थान पर होन्शु ये भी सही, तीसरे स्थान पर ओसाका बताया, ओसाका नहीं बल्कि यहीं जो शिकोकू है, शिकोकू जो द्वीप है तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर जो आपका होता है क्यूशू है। क्यूशू जो है इसी पर हिरोशिमा है, जिस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जापान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है 6 और 9 अगस्त को जो है एटम बम से आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी 1939 से लेकर जो 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और 15 अगस्त 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं रेगिस्तान या डेजर्ट के बारे में देखते हैं। इसमें देखें रेगिस्तान क्या है, यानी रेगिस्तान डेजर्ट स्थल खंड के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग को रेगिस्तान कहते हैं। महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूर जाने पर भी वर्षा की मात्रा या महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूर जाने पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आने से मरुस्थलीय प्रदेशों की उत्पत्ति होती है। ये नोटेड पॉइंट है। यदि हम सारे विश्व के डेजर्ट को देखें तो वह किसी महाद्वीप या किसी देश के पश्चिमी भाग पर ही, किसी देश हो या महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग पर ही ये डेजर्ट पाए जाते हैं। तो यह जानकारी ग्रुप में थी। तो इसमें देख सकते हैं पहला देखें सहारा मध्य एशिया प्रदेश, यानी सहारा मध्य एशिया प्रदेश देखें। सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान भारत का, यानी सहारा रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान के अंतर्गत देखें तो सहारा है मध्य एशिया प्रदेश में, जिसमें सहारा रेगिस्तान है, अरेबियन रेगिस्तान है, भारत का थार मरुस्थल है, कराकुम तथा किजिलकुम मरुस्थल, तकला मकान एंड गोबी मरुस्थल इत्यादि जो है शामिल हैं। इसमें देखें जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा ही है,
सहारा जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है और इसका विस्तार क्षेत्र यानी इसमें देखें किलोमीटर स्क्वायर में इसका जो 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है सहारा मरुस्थल का। और यह मुख्य रूप से अफ्रीका के 10 देशों तक इसका विस्तार है। यानी अफ्रीका के जो उत्तर पश्चिमी देश है मुख्य रूप से 10 देश वहाँ तक इसका सहारा मरुस्थल का विस्तार है। इसमें 10 देश कहें तो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्तालिनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक जो सहारा मरुस्थल का विस्तार है। इसके बाद देखें एक जो तकला मकान है, तकला मकान देखें तो 3,20,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये सिकियांग चीन में स्थित है। इसके बाद किजिलकुम अवध देखें, जो किजिलकुम है इसमें कराकुम और काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल में ही ये शामिल है किजिलकुम मरुस्थल, साथ ही में इसमें कराकुम मरुस्थल को भी ऐड किया जाता है। यानी यहाँ पर है कराकुम मरुस्थल और किजिलकुम मरुस्थल, ये वैसे दो हैं लेकिन दोनों को मिला दिया जाएगा, तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से इनको जाना जाता है। अब भारत में थार का मरुस्थल तो है ही। और अरेबियन मरुस्थल यहाँ पर दिया गया है। अरेबियन मरुस्थल को देखें तो यह 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यह दक्षिण अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, खाली क्षेत्र एवं नापुल क्षेत्र के रेगिस्तान में शामिल है। तो मध्य एशिया प्रदेश की मरुस्थल है। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीकी प्रदेश में जो मरुस्थल है उसमें देखें तो कालाहारी, नमीब, कोरू मरुस्थल हैं। यानी कालाहारी को इसमें देख लें तो ये 5,20,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ यह बोत्सवाना अफ्रीका मध्य में यह कालाहारी है। इसके बाद देखें जो आपका दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश में जो मरुस्थल है अकाटामा चिली में तथा पेरू तट के सहारे पेंटागोनिया मरुस्थल है। यानी अकाटामा को इसमें देखें तो यह 1,80,000 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है, उत्तरी चिली यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद जो है पेरू तट पर जो है पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है यह दक्षिणी यानी पेरू तट पर है। इसके बाद देखें उत्तरी अमेरिकी प्रदेश में जो डेजर्ट है उसमें देखें तो कैलिफोर्निया था, एरिजोना के मोजावे मरुस्थल था, मैक्सिको का सोनारा मरुस्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, ये अननोन के रूप में है। यानी कैलिफोर्निया था, एरिजोना के मोजावे मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में, था मैक्सिको का सोनारा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल प्रदेश में भी शामिल है। देख लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल यहाँ दिए गए नाम और यहाँ कहाँ इसकी अवस्थिति है। तो यहाँ देख सकते हैं तकला मकान सिकियांग प्रांत चीन में है। दस्त-ए-कबीर दक्षिण ईरान में, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, यूपीपीएससी फेवरेट क्वेश्चन में शामिल है। दस्त-ए-लूट यह पूर्वी ईरान में है। यानी दस्त-ए-कबीर पूछेगा दक्षिण ईरान में, दस्त-ए-लूट पूर्वी ईरान में, ये भी कई बार पूछा एग्जाम में। नाफुदा हमद अरब प्रायद्वीप में, मेजेब सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में। थार देखें तो थार जो मरुस्थल है यह भारत पाकिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पर है, थार मरुस्थल में है। थार मरुस्थल जो कि भारत में है और यह भारत में देखें तो राजस्थान में है। चूँकि देखें तो विश्व में सबसे बड़ी आबादी जो है वर्तमान में भारत में निहित है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के रूप में। तो हम भारत के भूगोल पर चर्चा करते हुए चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान दें कि थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में। सोनोरन मरुस्थल देखें मैक्सिको दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। रब अल खली मरुस्थल दक्षिण अरब प्रायद्वीप में। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया उत्तर पूर्वी चीन में। सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अब इसके बाद जलवायु विज्ञानी क्लाइमेट चेंज पर आधारित अगली टॉपिक कवर की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।